हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बिहार में अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन और हुआ हिंसक, ट्रेन बस से फूकी, डिप्टी सीएम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर हमला। तो दोस्तों, केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन प्रदर्शन उग्र हो गया है। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर बवाल हो रहा है। तो दोस्तों, पटना के दानापुर स्टेशन पर ट्रेन और पार्सल रूम में आग लगा दी। स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी फूंक दिया गया है। तो दोस्तों, पुलिस पर पथराव किया गया। बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया। यहाँ पर भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सासाराम में टोल प्लाजा में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। टोल प्लाजा में आगजनी भी की गई। इसी के साथ दोस्तों, 3 दिन से चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद आइसा इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही राजनीतिक सामाजिक संगठनों और बिहार की जनता से सेना और युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए बिहार बंद को सक्रिय रूप से समर्थन देने की अपील भी की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को 17 जिलों में युवा सड़क पर और ट्रैक पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, कैमूर और गोपालगंज में 5 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। 12 ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। अकेले छपरा में ही 3 ट्रेनों में आग लगा दी। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। छपरा में सबसे ज्यादा प्रदर्शन का असर हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मां की बीमारी के कारण राहुल ने मांगी थी ईडी से मोहलत, सोनिया की सांस नली में फंगल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब सोमवार को पूछताछ होगी। राहुल की अपील पर एजेंसी ने पूछताछ के 3 दिन के लिए टाल दी है। तो दोस्तों, राहुल को गुरुवार के ब्रेक के बाद शुक्रवार को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन सोनिया गांधी की खराब तबीयत के कारण उन्होंने पूछताछ पोस्टपोन कर दिया है। तो दोस्तों, सोनिया गांधी को सांस नली के निचले हिस्से में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण गुरुवार को उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसलिए ईडी राहुल को सोमवार को पूछताछ के लिए आने के संबंध में नया समन जारी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस ईडी पर परेशान करने वाले आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ईडी केंद्र के कहने पर राहुल को रोज बुलाकर परेशान कर रही है। पूछताछ के दूसरे दिन राहुल ने अधिकारियों से नाराजगी में कहा था कि उन्हें जितने भी सवाल पूछने हैं आज ही पूछ ले, बार बार उन्हें बुलाकर परेशान ना करे, इससे हमारे कार्यकर्ता भी परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को तलब किया है। राहुल गांधी से जांच एजेंसी पहले ही पूछताछ कर रही है। उधर राहुल से 3 दिनों में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। एक तरफ जहां ईडी अधिकारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, वहीं राहुल गांधी खुद भी कहने लगे हैं कि लगता है अब यहाँ रोज आना पड़ेगा क्योंकि पूछताछ लंबी चलेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई का छापा, अग्रसेन गहलोत पर 2 साल में दूसरी रेड। 2020 में ईडी ने की थी कार्रवाई। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के घर और दुकान पर सीबीआई ने छापा मारा है। अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटास किसानों में बांटने के नाम पर सरकार से सब्सिडी पर खरीदी और प्रोजेक्ट निजी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों, इस मामले में ईडी की जांच चल रही है। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। तो दोस्तों, अग्रसेन की अपील पर हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अग्रसेन गहलोत आईपीएल के ऑथराइज्ड डीलर थे। 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने सब्सिडी राइज्ड रेट पर एमओपी खरीदा, लेकिन उसे किसानों को बेचने की बजाय दूसरी कंपनियों को बेच दिया। उन कंपनियों ने एमओपी को इंडस्ट्रियल सॉल्ट के नाम पर मलेशिया और सिंगापुर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। भाजपा ने 2017 में इसे मुद्दा बनाया। अब यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में और बड़े कोरोना केस, 12,847 नए संक्रमित मिले, 14 की मौत। तो दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज बढ़ रही है। हालांकि गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को वृद्धि की रफ्तार कुछ कम रही। शुक्रवार को 12,847 नए मरीज मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 14 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। तो दोस्तों, शुक्रवार को 12,847
144। इस तरह कल की तुलना में आज 634 मरीज ज्यादा मिले हैं। कल की तुलना में आज मौतें भी ज्यादा हुई है और गुरुवार को 11 मौतें हुई थी। तो दोस्तों देश में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,32,70,577 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों सक्रिय मामलों में भी 4,800 से अधिक वृद्धि की गई है। 14 ताजा मौतें मिलाकर कुल मौतों की संख्या 5,24,817 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों रिकवरी रेट 98.64% है तो मृत्यु दर 1.21% है। के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महंगाई से थोड़ी राहत, 15 रुपए सस्ता हुआ धारा सरसों और रिफाइंड ऑयल, मदर डेयरी ने किया ऐलान। तो दोस्तों खाने का तेल बेचने वाले ब्रांड धारा अपने सरसों और रिफाइंड ऑयल की कीमत में 15 रुपए सस्ता करने वाली है। यह मदर डेयरी की कंपनी है जिसने सरसों और सोयाबीन और सनफ्लावर तेल के दाम घटाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों इसके पहले ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स ने पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की थी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद यह कटौती की गई है। इस गिरावट से ग्राहकों को महंगाई से कुछ राहत मिली है। इसी के साथ दोस्तों मदर डेयरी ने एक बयान में कहा है कि धारा ब्रांड के तहत सभी कैटेगरी के तेलों के दाम में 15 रुपए तक कम किए जा रहे हैं। दाम में यह कटौती MRP पर होगी। सरकार की कोशिशों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के घटते असर और घरेलू स्तर पर सनफ्लावर ऑयल की पर्याप्त होने के चलते कंपनी सरसों, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के दाम कम करने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 313 पॉइंट की गिरावट के साथ 51,182 पर खुला। टाइटन और विप्रो के शेयर फिसले। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 313 पॉइंट की गिरावट के साथ 51,182 पर और निफ्टी 87 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,272.65 पर खुला है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गिरावट IT, रियलिटी और PSU बैंक में है। निफ्टी पर विप्रो, TCS, टाइटन, अदानी पोर्ट्स और HCL टेक में भी गिरावट रही है, जबकि कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, टाटा स्टील और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में बढ़त देखी गई है। तो दोस्तों निफ्टी के सभी 11 सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट है। सबसे ज्यादा गिरावट 2.01% की गिरावट फार्मा में है। इसके बाद IT में 1.95% की गिरावट है। वहीं ऑटो और FMCG में 1% की गिरावट है। वहीं बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, मीडिया, मेटल, PSU बैंक, प्राइवेट और रियल्टी इंडेक्स फ्लैट है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अग्निपथ पर आर्मी का बड़ा अपडेट, अगले शुक्रवार से शुरू हो जाएगी भर्ती की प्रक्रिया। तो दोस्तों अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं कर सके। वहीं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ जनरल पांडे ने कहा है कि सेना को उम्र में एक मुश्त छूट देने का सरकार का फैसला मिल गया है और जल्दी भर्ती की प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। सेना अध्यक्ष ने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के अवसर का लाभ उठाने का भी आह्वान किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 25% को बरकरार रखने और 75% को जाने देने पर एडमिरल हरि कुमार ने कहा है कि हम एक पारदर्शी प्रणाली की तलाश कर रहे हैं। वह कैसा प्रदर्शन कर रहा है, उसका रवैया क्या, वह सेवा करने के लिए उत्सुक है, उसके पास एक विकल्प है कि वह सेवा करना चाहता है या बाहर निकलना चाहता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जुम्मे पर देश भर में हाई अलर्ट, सहारनपुर से रांची तक फोर्स की तैनाती बढ़ी, सोशल मीडिया पर भी खास निगरानी। दोस्तों जुम्मे को लेकर देश भर में हाई अलर्ट है। दरअसल बीते 2 हफ्तों से दंगा हिंसा फैला रहे 3 और 10 जून को शुक्रवार की नमाज के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे। तो दोस्तों इसे देखते हुए पुलिस, PAC और RAF को अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यूपी में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर पिछले 2 जुम्मे पर कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद से भड़की हिंसा दूसरे जिलों में फैल गई थी। तो दोस्तों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद में हाई अलर्ट है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़ में खास निगरानी
निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर कानून व्यवस्था को जायजा किया। तो दोस्तों 3 जून को कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में नई सड़क पर जुम्मे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ था। यहाँ पीएसी, आरएएफ और क्यूआरटी तैनात की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएनबी के 18 करोड़ ग्राहकों के लिए बुरी खबर, बैंक ने तत्काल बंद कर दी यह सुविधा। तो दोस्तों अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह खबर आपकी काम की है। तो दोस्तों अगर आप पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए पंप पर डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो इस खबर को सुनकर आप निराश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप पर तेल की खरीद के लिए डिजिटल तरीके से भुगतान पर दी जाने वाली 0.75% की छूट को वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों इसका असर ऐसे लोगों पर ज्यादा होगा जो तेल लेने के लिए अक्सर कार्ड से पेमेंट करते थे। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने यह लाभ ग्राहकों को ट्रांसफर करना बंद कर दिया है। इसका असर पीएनबी के सभी 18 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा। तो दोस्तों बैंक ने कहा है कि पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने इस सुविधा को वापस ले लिया है। पीएनबी की वेबसाइट पर दी गई यह सूचना के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सूचित किया है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीद का भुगतान डिजिटल तरीके से करने पर दी जाने वाली 0.75% की छूट को वापस ले लिया है। तो इससे पहले पीएनबी की तरफ से एनईएफटी, आरटीजीएस के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई थी। बैंक की तरफ से किया गया यह बदलाव 20 मई 2022 से प्रभावी हुआ है। तो दोस्तों पीएनबी के अनुसार ऑफलाइन लेन देन के लिए आरटीजीएस का शुल्क 24.50 रुपए और ऑनलाइन लेन देन के लिए 24 रुपए कर दिया गया है, जबकि इससे पहले ब्रांच लेवल पर लेन देन में ऑफलाइन के लिए आरटीजीएस के लिए शुल्क 20 रुपए था। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।